हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा टायर 1 हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है। मेरे हिसाब से एक सप्ताह के अंदर आपका आंसर की आ जाना चाहिए, अगर सब कुछ सही समय पे हो जाता है तो जिन जिन लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 60 या 65 नंबर से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, वो टायर 2 यानी ट्रांसलेशन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रांसलेशन टेस्ट जो आपका होता है आरआरबी का, ट्रांसलेशन टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, इसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, कितना समय मिलता है इसमें, और हम लोग इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसी बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इस पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था आरआरबी की तरफ से, उसके टायर 2 यानी ट्रांसलेशन टेस्ट की। तो एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं कि इस एग्जाम के डिफरेंट स्टेजेस क्या है, स्टेजेस ऑफ आरआरबी जेएसटी एग्जाम। तो जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका 11 सितंबर को ऑलरेडी हो चुका है, आंसर की भी जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो जो लोग भी इसमें क्वालिफाई करेंगे वो ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। ट्रांसलेशन टेस्ट एक तरह का आपका स्किल टेस्ट है जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में से 10 गुना कैंडिडेट को 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब कि लगभग 3000 साढ़े 3000 के आसपास लोग ट्रांसलेशन टेस्ट में अपीयर होंगे, क्योंकि वैकेंसी 310 311 के आसपास है। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। तो जितने भी लोग ट्रांसलेशन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे मेरिट बनेगा। तो क्वालिफाई होना जरूरी है, लेकिन मेरिट आपका बनेगा जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही। और ट्रांसलेशन टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 60% है। ठीक है, 60% मार्क्स, टोटल मार्क्स का 60% आपको लाना जरूरी है, तभी आप ट्रांसलेशन टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। बट उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाएगा जो लोग ट्रांसलेशन टेस्ट को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लेते हैं। इवन इफ आपका मान लो कि 90 नंबर है आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में और ट्रांसलेशन टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप मेरिट में नहीं आएंगे। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ ट्रांसलेशन टेस्ट। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपका टाइम ड्यूरेशन कितना दिया रहेगा, 120 मिनट्स, यानी टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसलेशन टेस्ट विल बी 2 आवर्स। क्वालिफाइंग मार्क्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि 60% है। 2 पैसेजेस विल बी गिवन फॉर ट्रांसलेशन, one for translation from English to Hindi and the other from Hindi to English. Each passage shall contain approximately 300 words. तो 300 से 400 वर्ड्स का एक पैसेज होगा आपको दिया हुआ, लंबा पैसेज होगा। एसएससी सीएचटी एग्जाम की तरह शॉर्ट पैसेज नहीं होगा, इसमें थोड़ा लंबा पैसेज होगा। हम लोग उसका सैंपल भी देखेंगे। एक पैसेज आपका हिंदी में दिया रहेगा जिसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना रहेगा, और दूसरा पैसेज आपका इंग्लिश में दिया रहेगा जिसका हिंदी ट्रांसलेशन यानी हिंदी अनुवाद जिसका करना रहेगा। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे। और टोटल मार्क्स कितना रहेगा आपका, 100 मार्क्स रहेगा टोटल। 50 मार्क्स का एक ट्रांसलेशन, मतलब हिंदी टू इंग्लिश 50 मार्क्स और इंग्लिश टू हिंदी 50 मार्क्स। तो 2 पैसेज 50-50 मार्क्स के रहेंगे, टोटल इसका मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स। तो ये आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसलेशन टेस्ट। तो ये आपका पेन पेपर बेस्ड ही होगा। पिछली बार जब आपका एग्जाम हुआ था उस समय जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कैंडिडेट को, मैं उसमें से ये स्क्रीनशॉट उठा के लाया हूं, जहां पे बताया गया है क्लियरली कि कंप्यूटर, कीबोर्ड, शॉर्ट हैंड नोटबुक्स, 2 पार्ट स्टेशनरी फॉर ट्रांसलेशन टेस्ट एंड पेन विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जाम एंड द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। एक और नोटिस में देखिए क्या बताया गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विल प्रोवाइड 2 पार्ट स्टेशनरी टू ईच कैंडिडेट फॉर ट्रांसलेशन। कैंडिडेट शुड नॉट टेक अवे द आंसर शीट्स out of the examination hall and must return the same to the invigilator after the examination is over. Candidates should not tear any sheet given to them. If a candidate uses more than one sheet, all the sheets should be securely fastened and roll number should be written in each sheet before handing over to the invigilator. तो जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, आपका जो क्वेश्चन यानी कि आपका जो पैसेज आएगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा और आपको शीट दिया रहेगा ट्रांसलेशन के लिए। उस पे आपको जो भी इंग्लिश पैसेज है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन आपको पेन से लिखना होगा और इस तरह से आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो मेनली क्वेश्चन आपका आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको ट्रांसलेट करना होगा, दिए गए आपको जो भी शीट दिया जाएगा उस पर आपको ट्रांसलेशन करना होगा। लेकिन हो सकता है कि अगर इस बार पैटर्न चेंज हो तो हो सकता है कि आपको जिस तरह एसएससी सीएचटी एग्जाम में आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलता है उस तरह का भी आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। बट मेनली आरआरबी का यही पैटर्न होता है,
क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे और आपको आंसर शीट दिया रहेगा जिसमें आपको लिखना रहेगा, मतलब कि ट्रांसलेशन करना रहेगा दिए गए पैसेज का। एक पैसेज का आपको हिंदी से इंग्लिश में और दूसरे पैसेज का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना रहेगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक पैसेज आपका 50 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स हो गया 100। तो जितने भी लोगों को क्वेश्चन था कि मोड ऑफ ट्रांसलेशन टेस्ट क्या होगा, तो ये आपको पेन एंड पेपर बेस्ड ही होगा। ऑनलाइन आपको टाइप नहीं करना रहेगा। क्वेश्चन आपके भले ही ऑनलाइन आ सकते हैं, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे आ सकता है, लेकिन आपको ट्रांसलेशन लिखना होगा दिए गए आंसर शीट पे ही। ठीक है, क्लियर। अब कुछ नॉर्म्स फॉर इवैल्यूएशन इन ट्रांसलेशन टेस्ट। तो पिछली बार जब एग्जाम हुआ था उसमें इवैल्यूएशन के नियम बताए गए थे, नॉर्म्स बताए गए थे, जिसके बेसिस पे आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या क्या बताया गया है। 1 mark each shall be deducted for use of wrong synonym, grammatical mistake, mistake in spelling and omission of word। तो अगर ये सारे आपके मिस्टेक्स होते हैं तो एक एक मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। प्रत्येक त्रुटि पर 1 अंक काटा जाएगा यदि गलत पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया हो, व्याकरण संबंधी गलती हो, वर्तनी की गलती हो, शब्द का लोप, मतलब कि कोई शब्द जिसका आपने ट्रांसलेशन ही नहीं किया, तो अगर इस तरह का शब्द छूट जाता है ट्रांसलेशन में तो भी आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो प्रत्येक इस तरह के मिस्टेक के लिए 1-1 नंबर आपका काटा जाएगा। दूसरा नॉर्म क्या है, 5 marks shall be deducted for each sentence wrongly translated in such a manner that the translation gives a wrong meaning or the translation is unintelligible। ठीक है, यदि किसी वाक्य का अनुवाद इस प्रकार गलत किया गया है कि उसका अर्थ बदल जाए या अनुवाद असंगत या अस्पष्ट हो जाए, तो प्रत्येक वाक्य पर 5 अंक काटे जाएंगे। तो जितने भी वाक्य का आपने इस तरह से गलत ट्रांसलेशन किया जिससे कि उसका अर्थ बदल गया या फिर अर्थ उसका अस्पष्ट रह गया, तो प्रत्येक ऐसे वाक्य पर आपके 5 अंक काट लिए जाएंगे। हाफ मार्क शैल बी डिडक्टेड ईच फॉर पंक्चुएशन मिस्टेक, केयरलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो प्रत्येक त्रुटि पर आधा अंक काटा जाएगा। तो इस तरह का अगर आप मिस्टेक करेंगे तो हाफ अंक आपका काटा जाएगा, मतलब आधा नंबर आपका काट दिया जाएगा। कौन कौन से मिस्टेक पे, विराम चिन्ह में अगर आपका गलती हो, शब्दों की आप अनावश्यक पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब बार बार एक ही वर्ड को केयरलेसली लिखते हैं, रिपीटिशन करते हैं उसका, तो भी आपका आधा नंबर कटेगा। आर्टिकल आप छोड़ दे रहे हैं, ए, एन और द आप नहीं लगा रहे हैं, मेनली इंग्लिश के लिए है क्योंकि हिंदी में इस तरह का आर्टिकल नहीं होता है। तो अगर इस तरह की गलती होती है तो हाफ मार्क्स आपका काटा जाएगा। तो ये आपका नॉर्म्स फॉर इवैल्यूएशन है, मतलब इस तरह की चीजों का बचाव करते हुए आपको लिखना है, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, यानी कि 60% से ज्यादा तभी आप स्कोर कर पाएंगे ट्रांसलेशन टेस्ट में। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं सैंपल पैसेज फॉर ट्रांसलेशन। तो जो आपका पैसेज रहेगा 300 से 400 वर्ड्स का रहेगा। तो यहां मैंने सैंपल पैसेज आपके लिए लेके आया हूं, इस तरह का इतना लंबा आपका पैसेज रहेगा, या फिर इससे भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली मैं शब्द काउंट करके नहीं आया हूं, बट यूजुअली आपका जो पैसेज रहता है 300 to 400 वर्ड्स रहता है। मान के चलिए 300 वर्ड्स में आपका पैसेज दिया रहेगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरह का इतना लंबा आपका पैसेज आएगा एग्जाम में, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना रहेगा। मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देता हूं पैसेज को। मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। इट इज कंसिडर्ड ए नेसेसिटी इन मॉडर्न सोसाइटी because it fulfills both basic and advanced needs of people. A person requires money to buy food, clothing and shelter, which are essential for survival. At the same time, money allows individuals to access better education, healthcare and opportunities for personal growth. However, the excessive desire for wealth often leads to greed and unethical behavior. एक पैराग्राफ हो गया ये। दूसरा पैराग्राफ, the wise use of money brings peace of mind, while misuse may cause conflicts within families and communities. Some people spend recklessly while others save unnecessarily. Both approaches are harmful. Balanced management of money is therefore necessary. Earning money through honest means and spending it for useful purposes is the true value of wealth. ये दो पैराग्राफ हो गए आपके कंप्लीट। तीसरे पैराग्राफ का ये, wealth is also linked with responsibility. A wealthy person should not only use his income for his own comfort but also contribute towards the welfare of society. Providing education to the poor, helping in medical treatment of the needy or supporting social causes are noble ways of utilizing wealth. In fact, money becomes meaningful only when it serves humanity. तो ये 3 पैराग्राफ हो गया। चौथे पैराग्राफ में आते हैं। Thus, money is neither good nor bad by itself. Its value depends on how we earn it and how we use it. Rightfully earned wealth used for constructive purposes ensure happiness, while wrongly earned wealth used for selfish purposes leads to suffering. Therefore, money should always be regarded as a means, not an end in itself. तो इसी तरह का कुछ पैसेज आपके एग्जाम में आएगा। तो ये आपका इंग्लिश पैसेज हो गया, सैंपल इंग्लिश पैसेज, जिसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना आ सकता है एग्जाम में, जो कि आपका 50 नंबर का रहेगा, 50 मार्क्स का।
उसी तरह मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी का सैंपल पैसेज लेके आया हूं, जो कि बेसिकली पिछले वाले पैसेज का अनुवाद है, लेकिन ये हिंदी में भी इसी तरह का पैसेज आपका आ सकता है 300 to 400 वर्ड्स में, जिसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना रहेगा। तो इसको भी मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देता हूं। पैसा मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आधुनिक समाज में इसे अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यह मनुष्य की सामान्य आवश्यकताओं से लेकर उच्च आकांक्षाओं तक को पूरा करता है। भोजन, वस्त्र और आवास जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए धन आवश्यक है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत विकास के अवसर भी धन के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन धन की अति लालसा अक्सर लोभ और अनैतिक आचरण का कारण बनती है। एक पैराग्राफ हो गया ये। धन का विवेकपूर्ण उपयोग मानसिक शांति देता है, जबकि इसका दुरुपयोग परिवार और समाज में कलह उत्पन्न कर सकता है। कुछ लोग बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तो कुछ लोग अत्यधिक बचत करके जीवन को कठिन बना लेते हैं। दोनों ही स्थितियां हानिकारक हैं, इसलिए संतुलित आर्थिक प्रबंधन आवश्यक है। ईमानदारी से अर्जित धन का सदुपयोग ही वास्तविक संपत्ति का मूल्य है। ये 2 पैराग्राफ हो गया। तीसरे पैराग्राफ में आइए। धन का संबंध उत्तरदायित्व से भी है। धनवान व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल अपने सुख सुविधा के लिए ही धन का उपयोग न करे, बल्कि समाज के कल्याण में भी योगदान दे। गरीबों की शिक्षा, जरूरतमंदों की चिकित्सा सहायता या सामाजिक कार्यों में सहयोग करना धन के श्रेष्ठ उपयोग है। वस्तुतः धन तभी सार्थक होता है जब वह मानवता की सेवा में लगाया जाए। ये आपका 3 पैराग्राफ हो गया। चौथा पैराग्राफ। अतः धन स्वयं न तो अच्छा है और न ही बुरा। इसका मूल्य इस पर निर्भर करता है कि हम इसे किस प्रकार अर्जित करते हैं और किस उद्देश्य में व्यय करते हैं। सही ढंग से अर्जित और सकारात्मक कार्यों में लगाया गया धन सुख प्रदान करता है, जबकि गलत तरीके से कमाया और स्वार्थ में लगाया गया धन दुख का कारण बनता है। इसलिए धन को हमेशा साधन समझना चाहिए, साध्य नहीं। ठीक है, तो इस तरह का आपका हिंदी का पैसेज आएगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। 50 नंबर का ये भी रहेगा, 50 मार्क्स का। तो ये सैंपल लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको अच्छे से समझा दूं कि किस तरह का पैसेज आपके एग्जाम में आएगा। तो अब देख लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन टेस्ट। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बता देता हूं, ट्रिक्स बता देता हूं, जिसके बेसिस पे आप ट्रांसलेशन टेस्ट की प्रिपरेशन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला टिप्स है अंडरस्टैंड द इवैल्यूएशन नॉर्म्स। तो जो मैंने बताया कि जो इवैल्यूएशन का आपको नियम बताए गए हैं मार्क्स डिडक्ट करने के, उसको आप ध्यान में रखेंगे, तभी आप नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग कहने का मतलब जो नंबर आपके कटेंगे उस तरह की गलतियों में सबसे पहला सजेशन वही रहेगा कि आप उसको अच्छे से समझिए कि कहां पे किस किस तरह की गलती में आपके कितने नंबर कट रहे हैं। 1 नंबर आपका कट जाएगा अगर आपने रॉन्ग सिनोनिम यूज किया है, ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है, स्पेलिंग मिस्टेक किया है या फिर ओमिशन किया है। तो 5 नंबर कहां कटेंगे? इफ द होल सेंटेंस मीनिंग चेंजेस और बिकम्स अनक्लियर। तो इस स्थिति में आपके 5 नंबर कट जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और आधे नंबर कहां कट जाएंगे? पंक्चुएशन मिस्टेक में, अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स में और आर्टिकल अगर आप छोड़ देते हैं तो। इस इवैल्यूएशन नॉर्म्स को आप अच्छे से समझेंगे और ट्रांसलेशन करते समय इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इस तरह की गलती आप ना करें। तो मिस्टेक्स करने से आप बचेंगे और ट्रांसलेशन को एक्यूरेट बनाएंगे। देखिए, आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है। एक पैसेज को आपको ट्रांसलेट करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जा रहा है, तो उसमें आप आराम से सोच समझ के ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इन सारी गलतियों का आप कोशिश कीजिए कि आपके ट्रांसलेशन में ना हो पाए। दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स पे आते हैं। बिल्ड स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। तो जितनी अच्छी आपकी शब्दावली होगी उतना ही अच्छा आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इंग्लिश टू हिंदी सिनोनिम्स, फोकस ऑन फॉर्मल हिंदी वर्ड्स। तो इंग्लिश वर्ड के लिए जो भी इक्विवेलेंट हिंदी वर्ड है, हिंदी शब्द है, आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग लगभग सेम होता है, लेकिन वो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। तो आप संदर्भ को समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग शब्दों को लिखेंगे। इसी तरह हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय भी अंग्रेजी भाषा के शब्द को कौन सा शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है उसके बेसिस पे ही आप उसको लिखेंगे, तभी आप इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर एसेंशियल वर्ड है इंग्लिश के पैसेज में तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते समय उस शब्द के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? अनिवार्य। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वर्ड दिया हुआ है तो उसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? उत्तरदायित्व। उसी तरह हिंदी से अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो इंग्लिश में जो इक्विवेलेंट वर्ड होगा जो उसी संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा हो उसी वर्ड को आप यूज करेंगे। जैसे कि संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, आवश्यकता के लिए नेसेसिटी। मेंटेन ए पर्सनल वर्ड लिस्ट फॉर डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग टर्म्स। तो जितना ज्यादा आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे, आप जितने ज्यादा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स आएंगे। उन वर्ड्स को आप कहीं पे अपने नोटबुक में लिखते चलिए उसका मीनिंग के साथ, मतलब इंग्लिश वर्ड और उसका हिंदी या फिर हिंदी वर्ड और उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट। इससे क्या होगा कि आप उन शब्दों पे आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। तीसरा आपका टिप्स एंड ट्रिक्स है प्रैक्टिस सेंटेंस स्ट्रक्चर।
ट्रांसलेट सेंस फॉर सेंस, नॉट वर्ड फॉर वर्ड। तो शब्दानुवाद न करने की जगह आप भावानुवाद करेंगे। आप संदर्भ को समझेंगे कि उस सेंटेंस में क्या कहा गया है, और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन न करने की जगह सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन करेंगे, यानी भावानुवाद करेंगे उसका। इंग्लिश सेंटेंसेस आर ऑफन लॉन्ग, ब्रेक देम इनटू स्मॉलर हिंदी क्लॉसेस फॉर क्लैरिटी। तो इंग्लिश सेंटेंसेस आप अक्सर देखा जाता है कि वो काफी लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, तो आप उन सेंटेंसेस को हिंदी के स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस मतलब छोटे छोटे वाक्यों में कन्वर्ट कर देंगे और उस तरह से आप ट्रांसलेशन करेंगे, तो काफी क्लियर आपका ट्रांसलेशन रहेगा। बस ध्यान आपको यह रखना है कि जो मीनिंग है, जो भाव है, वो सेम ही रहना चाहिए आपके ट्रांसलेटेड पैसेज में, ठीक है। तो जब भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश में हो या इंग्लिश से हिंदी में हो, तो मिक्स वर्ड्स यानी हाइब्रिड वर्ड्स का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आप हिंदी वाले में इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हैं, इंग्लिश वाले में हिंदी का वर्ड यूज कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो इंग्लिश का जो शब्द होता है उसको उसी तरह हम लोग देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण कर देते हैं, तो वहां तक सही है, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश स्टाइल से बचेंगे। जैसे अगर एक हिंदी में वर्ड दिया हुआ है संविधान, तो आप उसका इंग्लिश वर्ड लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि आप उसको लिप्यंतरण कर देंगे, जैसे कि ऐसे आप लिख दिए संविधान। तो इस तरह की चीजें आप नहीं करेंगे। राइट इन फॉर्मल एग्जाम एप्रोप्रिएट इंग्लिश। चौथा पॉइंट है फोकस ऑन ग्रामर एंड स्टाइल, रिवाइज आर्टिकल्स, टेंसेस, प्रीपोजिशंस एंड इंग्लिश। अगर आपके पास समय है तो आप किसी ग्रामर की बुक से आप देखेंगे आर्टिकल्स का कैसे यूज होता है, टेंसेस का आप रिवीजन कर लेंगे, प्रीपोजिशंस वगैरह का रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि आप जब भी सेंटेंस बना रहे हो इंग्लिश में तो आप उसका सही से प्रयोग कर पाए। इन हिंदी वॉच फॉर जेंडर मतलब लिंग, नंबर यानी वचन, एंड प्रीपोजिशंस यानी कारक वगैरह का आप लोग ध्यान रखेंगे हिंदी में। तो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर अगर आपके पास समय है तो उसको जाके पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका क्या होगा कि जब आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो वाक्य को आप सही ढंग से लिख पाएंगे। लिंग, वचन, टेंस, आर्टिकल, ये सब चीजों को आप अच्छे से वाक्य में यूज कर पाएंगे, जिससे कि गलती होने की संभावना आपकी कम रहेगी ट्रांसलेटेड पैसेज में। मेंटेन फॉर्मल टोन, डोंट यूज कॉलोक्वियल वर्ड्स, मतलब कि फॉर्मल आपका टोन होना चाहिए। जो भी आप वाक्य बनाएंगे, ट्रांसलेशन आप करेंगे, उसमें फॉर्मल टोन में आप करेंगे, और कोई भी बोलचाल या बातचीत की भाषा में प्रयुक्त होने वाले या अनौपचारिक अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य को आप यहां पे लिखने से बचेंगे। पांचवा टिप्स है आपका इंप्रूव ट्रांसलेशन स्पीड, प्रैक्टिस विथ टाइमर। आरआरबी पैसेजेस आर लॉन्ग, तो जैसा कि आपको पता है आरआरबी का जो पैसेज होता है वो लॉन्ग होता है, 300 से 400 वर्ड्स का होता है, इसीलिए समय के साथ प्रैक्टिस करना भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो सेम टाइप का आप पैसेज लेंगे और आप टाइम से मतलब 1 घंटे के अंदर आपका वो ट्रांसलेशन हो जाना चाहिए एक पैसेज का। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि आप दिए गए समय में पैसेज का ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट रीड द फुल पैसेज वंस टू ग्रास्प द मीनिंग। तो जैसे ही आपको पैसेज मिलता है तो आप उसको एक बार पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे जैसे ही पैसेज आपको मिला लाइन बाय लाइन आपने ट्रांसलेशन लिखना शुरू कर दिया। पैसेज को पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस विषय का पैसेज है, इसमें क्या कहा गया है, ताकि आपके दिमाग में उस भाषा विशेष की शब्दावली ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाए, और जब आप ट्रांसलेशन करेंगे उसके बाद एक बार पढ़ने के बाद तो आप इजिली उसको कनेक्ट कर पाएंगे, इजिली आप उस विषय की शब्दावली को अपनी भाषा में प्रयुक्त कर पाएंगे। तो इसलिए उस पैसेज को सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देन ट्रांसलेट इन सीक्वेंस विदाउट ओवर थिंकिंग एवरी वर्ड। उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार जब आपने पूरे पैसेज को समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप एक सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी बड़े सेंटेंस है उसको आप स्मॉलर सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके बिना मीनिंग चेंज किए हुए उसको सिंपल सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। लीव ट्रिकी वर्ड्स, कंप्लीट द पैसेज एंड देन रिटर्न टू देम। तो इन केस आपका बीच में कोई ट्रिकी वर्ड्स मिल जाता है तो आप वहां पे खाली स्थान छोड़ दें उस वर्ड के लिए, और बाकी का आप तब तक करें, पैसेज को कंप्लीट करें ट्रांसलेशन, और उसके बाद उस पे सोचें, और लास्ट में जो भी उसके लगभग इक्विवेलेंट आपको शब्द समझ में आता है जिस भी भाषा का हो वो वहां पे आप लिख के आ सकते हैं। अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, डोंट ऐड और ओमिट मीनिंग। तो अपनी तरफ से कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना है, जो आपके पैसेज में दिया गया है उसी मीनिंग को आपको इधर लक्ष्य भाषा में ट्रांसलेशन करते हुए उसी मीनिंग को आपको लिखना है जो आपका ओरिजिनली पैसेज में दिया गया है। अवॉइड सेम वर्ड रिपीटिशन, ठीक है, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट ना करें। संदर्भ विशेष के आधार पे जो भी आप उसका सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, जो भी उसका समानार्थी शब्द जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप उसको अलग अलग स्थानों में प्रयुक्त करेंगे, जिससे कि आपका ट्रांसलेशन और भी स्टैंडर्ड लगेगा।
कीप पंक्चुएशन मार्क्स इंटैक्ट, तो पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल यानी विराम चिन्हों का प्रयोग कहां कैसे करना है उसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे और ट्रांसलेशन करते समय इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि आप पंक्चुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्हों का सही प्रयोग कर रहे हैं अपने ट्रांसलेशन में। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कॉमास, फुल स्टॉप, सेमीकोलन एक्सेट्रा। अगला पॉइंट है डेली प्रैक्टिस रूटीन। ट्रांसलेट वन इंग्लिश टू हिंदी पैसेज, जिसको आप कहां से कर सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से कर सकते हैं, कहीं पे अगर आपका एस्से है तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी रिपोर्ट का आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उसी तरह एक पैसेज आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, यहां पे भी आप न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एडिटोरियल, इस तरह के एडिटोरियल से आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। रिवाइज पास्ट आरआरबी जीएसटी पेपर फॉर स्टाइल एंड स्टैंडर्ड, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट मैं उसी पैटर्न के बहुत सारे पैसेज का ट्रांसलेशन आपके लिए कराने वाला हूं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। सेल्फ चेक फॉर स्पेलिंग, ग्रामर एंड फ्लुएंसी, तो जब भी आप ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक और फ्लुएंसी, मीनिंग, ये सब का आप एक बार खुद से चेक करेंगे कि हमने ट्रांसलेशन जो किया है वो सही है सारी दृष्टि से, जिससे कि कम से कम आपका मार्क डिडक्ट हो एग्जाम में और एक अच्छा ट्रांसलेशन आप कर पाए। स्मार्ट एग्जाम स्ट्रेटेजी, स्टार्ट विद द लैंग्वेज यू आर स्ट्रॉन्गर इन। सबसे पहले उस विषय का ट्रांसलेशन करें जिसमें आपका ज्यादा कमांड है। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाते हैं तो आप वहां से स्टार्ट करें, पहले हिंदी से इंग्लिश पैसेज का ट्रांसलेशन करें, उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी पैसेज का ट्रांसलेशन करें। तो जिस भी भाषा पर आपका ज्यादा कमांड है, यहां भाषा कहने का मतलब कि जिस भी विषय का ट्रांसलेशन आप इजिली कर पाते हैं, सबसे पहले उस पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद दूसरे लैंग्वेज में स्विच करें। डोंट रश, क्वालिटी मैटर्स मोर देन फिनिशिंग अर्ली, तो हमेशा जल्दी करने के चक्कर में ना रहें, क्वालिटी भी उतना ही मैटर करेगा ट्रांसलेशन का जितना कि समय, तो इसलिए क्वालिटी ट्रांसलेशन पे आप फोकस करेंगे शुरुआती दौर में। धीरे धीरे आप समय के साथ उसको मैनेज करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज है आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो ट्रांसलेशन है वो अच्छा ट्रांसलेशन है, आप उसमें गलतियां कम करने की कोशिश कीजिए, भले ही समय ज्यादा लग जाए। और धीरे धीरे जैसे ही आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा पैसेज का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप समय के अकॉर्डिंग उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती में अच्छे से टाइम लेके आप उसको ट्रांसलेट कीजिए। कीप लास्ट 10 मिनट्स फॉर रिवीजन टू कैच स्पेलिंग और पंक्चुएशन एरर्स, तो जो भी आपको एक पैसेज का ट्रांसलेशन करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि 45 से 50 मिनट्स में उसको कंप्लीट कर लें, और बाकी के 10 से 15 मिनट आप उसको एक बार पढ़िए, देखिए कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया है, कोई पंक्चुएशन एरर तो नहीं हो गया, या फिर किसी अन्य शब्द को आपने तो इस्तेमाल नहीं कर दिया है, या फिर पहली बार में ट्रांसलेट करते समय हो सकता है किसी शब्द का आपको इक्विवेलेंट नहीं आ रहा हो और आपने वहां पे खाली स्थान छोड़ दिया हो, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं ये खाली समय में। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन के आखिरी स्टेज पे होंगे तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 45 से 50 मिनट्स में आप ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर ले रहे हैं और बाकी का टाइम आप यूटिलाइज कर रहे हैं एक बार चेक करने में, और उसमें कोई एरर है तो उसको सुधार करने में। ठीक है, तो ये था आपका कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको ट्रांसलेशन टेस्ट के प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब आपके पास अगर ज्यादा समय है तो आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट कर लेता हूं जो कि आपको हेल्प करेगा एक अच्छा ट्रांसलेशन करने में। तो पहली बुक है अनुवाद कला, डॉक्टर आरसी पाठक की। इट इज फोकस्ड ऑन ट्रांसलेशन टेक्निक्स इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, एक्सप्लेन्स टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, कॉमन एरर्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। तो इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। अनुवाद विज्ञान डॉक्टर आर के गुप्ता की बुक है, गुड फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड ट्रांसलेशन थ्योरी, यूजफुल फॉर एसे टाइप पैसेजेस। ठीक है, तीसरी बुक है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मेड इजी, बीके गोयल या वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है ये। एग्जाम ओरिएंटेड बुक विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स, कवर्स ट्रिकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इडियम्स एंड ऑफिशियल स्टाइल ट्रांसलेशन। चौथी बुक है लूसेंट्स संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना, ये हिंदी व्याकरण को समझने के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर हिंदी ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड यूसेज। और पांचवी बुक है रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये क्लासिक बुक फॉर इंग्लिश ग्रामर करेक्शन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन एंड टेंस यूसेज। तो अगर आप चाहें तो इन बुक्स का रेफरेंस ले सकते हैं, यहां से आप ट्रांसलेशन स्किल्स और ग्रामेटिकल स्किल्स यहां से आप सीख सकते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रांसलेशन को बेहतर बनाने में। तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल को आप हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। उसी तरह हिंदी में दैनिक जागरण या हिंदुस्तान का जो एडिटोरियल को आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके भी आप ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस बिल्ड्स रियल टाइम वोकैबुलरी एंड सेंटेंस फ्लो। एडिटोरियल वाले जो पैसेज या अनुच्छेद होते हैं उसको अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो वो स्टैंडर्ड पैसेज होते हैं, वहां से काफी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। ऑनलाइन रिसोर्सेस क्या क्या फॉलो कर सकते हैं आप, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी, जहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रेस रिलीजेस मिल सकते हैं, तो वहां से इंग्लिश प्रेस रिलीज का हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं।
हिंदी प्रेस रिलीज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोनों का इक्विवेलेंट भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो वहां से भी आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। राज्यसभा या लोकसभा की वेबसाइट्स जहां पे आपको बाइलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जहां से आप ऑथेंटिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास 9 से 12 वाली बुक्स हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में अवेलेबल होता है। तो जिस भी बुक का आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसका इंग्लिश वर्जन भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे आप सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं कि आपने किस तरह का ट्रांसलेशन किया है। सेम लेसन्स इन बोथ लैंग्वेजेस, ग्रेट प्रैक्टिस मटेरियल। ठीक है, तो यहां से भी आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन रिसोर्सेस। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जहां से आप जाके ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं दोनों भाषाओं में। तो अगर आप मेरे साथ ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जल्दी ही कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूं, जहां की हर एक वीडियो में मैं 2 पैसेज लेके आऊंगा, और ये पैसेज बिल्कुल स्टैंडर्ड होगा उसी लेवल का जैसा कि आपका आरआरबी जीएसटी के एग्जाम में यानी ट्रांसलेशन टेस्ट में आपका आएगा। उसी तरह का स्टैंडर्ड पैसेज, एक इंग्लिश का पैसेज लेके आऊंगा और एक हिंदी का पैसेज लेके आऊंगा, और लाइन बाय लाइन मैं आपको ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा कि आप कैसे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जिससे कि आपका क्या होगा, एक तो आपकी शब्दावली बनेगी, क्योंकि मैं डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट से मैं पैसेजेस लेके आऊंगा। इंग्लिश का भी पैसेज और हिंदी का भी अनुच्छेद अलग अलग विषयों से लेके आऊंगा, जिससे कि आपको डिफरेंट विषयों में आपकी पकड़ बनेगी, शब्दावली की, वोकैबुलरी की। दूसरा ये होगा कि आपको यहां से आइडिया भी लगेगा कि आप किस तरह से पैसेज का ट्रांसलेशन आप करेंगे, ताकि आपका ट्रांसलेशन एक बेस्ट ट्रांसलेशन बन के आए। किस तरह से आप गलतियों को अवॉइड करेंगे, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको वीडियो में से बताते चलूंगा। और मैं जो भी पैसेज आपको लेके आऊंगा वो ट्रस्टेड सोर्सेज से लेके आऊंगा, उसी स्टैंडर्ड का लेके आऊंगा जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस प्रैक्टिस कराने के बाद मैं टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा। इसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट पिछली बार मैंने एसएससी सीएचटी एग्जाम के पेपर 2 के लिए किया था, जो काफी लोगों ने जिसमें फीडबैक दिया कि उन्हें काफी इससे हेल्प मिला रियल एग्जाम में। और मैं टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज कराया था बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जैसा कि एसएससी सीएचटी एग्जाम में पूछा जाता है, और कई लोगों को मैंने इवैल्यूएट करके फीडबैक भी दिया था। उसी तरह का टेस्ट सीरीज मैं इस एग्जाम के लिए भी आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं, और इसके बारे में जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही मिल पाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी ही मैं ये वीडियो सीरीज शुरू करने वाला हूं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपका कुछ सुझाव है उसको भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और अगर मेरे इनिशिएटिव आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।